क्या कारण मानते हैं कि भगवा आतंकवाद को लेकर सरकार जो है, यूपीए सरकार, पिछले दिनों और सीबीआई ने भी आपके साथ इंक्वायरी की और आपका नाम भी उसमें घसीटने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा है कि पिछले 5 दशकों में भारत में और विश्व में 3 प्रकार के आतंकों का जन्म हो चुका था। एक अलगाववाद है, किसी भी समाज को और देश को डिसइंटीग्रेट करना, और उसके साथ कहीं ना कहीं चर्च जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको अंदर अंदर कुछ लोग वाइट टेररिज्म बोल रहे थे। दूसरा एक आतंकवाद आया जो अलगाववाद से अलग भिन्न था, और एक माओवाद नक्सलवाद भी आया। माओवाद नक्सलवाद जब आया तो उसको कहीं ना कहीं कम्युनिज्म और कम्युनिस्टिक फिलॉसफी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको संरक्षण दिया, चीन ने भी उसको हथियार और सब तरह की मदद दी, इसलिए वो रेड टेररिज्म के नाम से या नक्सलवाद माओवाद के नाम से आज दुनिया में जाना जाता है। तीसरा आतंकवाद आया जो प्राय इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से आया, क्योंकि वो इस आतंकवाद को जिहाद बोलते थे। जिहाद एक इस्लामिक फिलॉसफी का शब्द है, जबकि ये जिहाद नहीं था, था तो फसाद का रूप, पर उन्होंने जिहाद कहा। उन्होंने नाम भी ऐसे ही रखे, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन या हरकत उल अंसार, अल्लाह टाइगर। तो उनके नामकरण भी इसी तरह थे, और उसमें भर्ती भी ज़्यादातर नहीं, यानी 100% इन्हीं लोगों की थी जो मजहबे इस्लाम को मानते। इसमें इंद्रेश जी एक बात, ये जब आए तो अकस्मात देश के अंदर जो विस्फोट हुए, उन विस्फोटों की आड़ के अंदर जो आज सत्ता पर बैठी हुई यूपीए की सरकार है, उसने 6, 7, 8 साल पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र प्रिपेयर किया एजेंसियों से मिलकर कि किसी तरह से और संघ परिवार या अन्य कुछ लोगों को लपेटकर, और उसने उसके लिए अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में से भी, समाज में से भी, उन्होंने अपनी सत्ता के अंदर के अलग अलग लोगों का दुरुपयोग करते हुए और इन विस्फोटों के अंदर कुछ लोग पकड़े और उनको और आरएसएस संघ परिवार से जोड़कर भगवा और हिंदू आतंकवाद एक राजनीतिक साजिश के अनुसार देने की कोशिश की, जबकि भगवा और हिंदू ना कभी टेररिज्म था और ना कभी टेररिस्ट था और ना होगा। वो रेवोल्यूशनरी तो हो सकता है समाज सुधार के लिए, अपने सम्मान के लिए, परंतु वो आतंकी और अपराधी वृत्ति। पर इंद्रेश जी, आपका नाम इसके साथ क्यों जोड़ा गया? ऐसा है कि ये तो अभी भी एक रहस्य है। मैंने भी सरकारी एजेंसियों से पूछा, जब उन्होंने पूछताछ की या जब कभी मिलते हैं, जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हैं उनसे भी पूछा कि आप पूरे संघ के सिस्टम से होंगे, जूझ रहे होंगे, आपकी ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होगी, जबकि वो एक डिसिप्लिन और पैट्रियोटिक और ह्यूमन वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। परंतु सारे में से उन्होंने मुझे चिन्हित किया, और चिन्हित करके मुझे आतंकी, अपराधी, आईएसआई, मेरी हत्या करवाना, मुझे जेल में डालना, ये सब साजिशें रची, जिस पर आज भी एक गहन चिंतन की जरूरत है। पर मेरा अपना ओपिनियन है, आपको ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और मुझे डिमोलिश करने के लिए इतनी क्रूरता से हमला कर रही है, लगता है कि सरकार जैसे बहुत नहीं। आपने जिस प्रकार संघ को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर मुस्लिम को संघ से जोड़ने का प्रयास किया है, या आपने जिस प्रकार बहुत लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, क्या ये कुछ कारण आपको नजर आते हैं? ऐसा है कि कारण बहुत सारे होंगे, क्योंकि मैंने तिब्बत की आज़ादी के विषय को भी मुखर होकर उठाया, जबकि बहुत लोगों का मत था कि चीन के वो कब्जे में जा चुका है और भारत पंडित नेहरू के नेतृत्व में गलती कर चुका है कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर। तो हो सकता है चीनी एजेंसियां और चीन के यहाँ पर लोग होंगे, उनको भी नाराज़गी होगी। हो सकता है कि दुनिया में ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि हिंदुत्व और इस्लाम में स्थायी टकराव है, इसलिए भारत के हिंदू और भारत के मुसलमान नहीं एक हो सकते, तो उनके संवाद के कारण उनको खतरा लगाओ। मैंने बौद्ध समाज से भी
चाहे वो अनुसूचित वर्ग से, अम्बेडकरवादी समूह से था, हिमालयन से, उनके साथ भी संवाद किए। हो सकता है ये भी कोई उनको अपने लिए समस्या नज़र आती होगी। और जो आज देश में व्यापक छुआछूत है, इसको समाप्त करके उसकी तरफ जाना चाहिए। सुरक्षित करने के लिए विशेषज्ञों का संगठन तैयार किया होगा। सरकार ने किन कारणों से मुझे टारगेट किया है, यह भी तो सरकार रहस्य ने घोषित नहीं किया। और आपने जैसे कहा तो मैं ये कहूँगा आज भी एक रहस्य है। और आपको क्या लगता है कि जो सबको कहता हूँ कि भाई आपने सरकार से पूछना चाहिए। इंद्रेश जी, आपको क्या लगता है कि जो आपने अभी तक जिस प्रकार के समाज में काम किए हैं, जिस प्रकार आपके ऊपर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से लगातार भगवा आतंकवाद को लेकर किया है, वही स्थितियां जो राजनीतिक में इस समय चल रही हैं, सरकार घिरी हुई है, हर मुद्दे पर गिरती चली जा रही है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है या राजनीतिक जो इस समय चित्र है, आने वाला 2014 का चुनाव भी सामने ही है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में एक राजनीतिक चिंतक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाली परिस्थितियां क्या होने वाली हैं? ऐसा है कि इतना पक्का है कि सरकार 5-6 वर्ष में कुछ भी अपने षड्यंत्र के अनुसार स्थापित करने में पूर्णतः असफल भी हुई है और बहुत कमज़ोर भी सिद्ध हुई है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि आए। और जो जेलों में उन्होंने और ऑन बिहाफ डाले हुए हैं, मैं कहता हूं कि जमानत ओवैसी अकबरुद्दीन को भी मिल गई, अकबरुद्दीन ओवैसी को, संजय दत्त को भी मिल गई, लालू को भी मिल गई, कलमाड़ी को भी मिल गई। देश के प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर मुकदमा ही चलाने नहीं दिया। तो जिनके खिलाफ इतने सारे प्रमाण स्थापित हो चुके हैं वो आ गए। आज भगवा हिंदू आतंकवाद के नाम पर जो रखे हैं उनको जेलों में साड़ना और उनके नाम पर पॉलिटिक्स करना, यह राष्ट्रद्रोह जैसा काम सरकार कर रही है। परंतु आज 2014 के अंदर एक दिख रहा है, पिछले 2-3 वर्षों से करप्शन के अगेंस्ट, काला धन के अगेंस्ट, बलात्कार के नाम पर, असुरक्षा के नाम पर, मिलावट, महंगाई, घूसखोरी के नाम पर जो देश का पतन हुआ है और जीवन मूल्य बिगड़े हैं, उसको लेकर पूरे समाज के अंदर एक रोष है। और इसलिए समाज ने 2011 में ही 2014 के चुनाव की और चिंतन करना शुरू कर दिया था और इसलिए खुलकर सड़क पर आए। और उसने केवल एक ही नाम चयन किया और वो किया नरेंद्र मोदी का। मीडिया ने, विशेषज्ञों ने और राजनीतिक दलों ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जनता इसमें है। अब वो बीजेपी का प्रतिनिधि था, बीजेपी पार्टी का नेता था, बीजेपी ने उसको एक कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिया। पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम की स्वीकृति बनवाने में संघ परिवार में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि इट इज़ ए डिमांड ऑफ द पब्लिक। और इसलिए इस डिमांड ऑफ द पब्लिक में, और जो है हम भी पब्लिक के लोगों में आते हैं, तो इसलिए डिमांड ऑफ द पब्लिक थी और उसको सबने स्वीकार किया। और आश्चर्य यही है कि अभी तक देश के लिए डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एक ही है, दूसरा अभी तक कोई डिक्लेयर्ड कैंडिडेट नहीं आया है। जो 2011 की आप बात कर रहे हैं, जो आंदोलन चला, जिस प्रकार अन्ना का आंदोलन, उसका जो जन्म के रूप में एक नया राजनीतिक दल आप आया और दिल्ली में जिस प्रकार बीजेपी की अपेक्षाओं पर पानी फेरा, आपको क्या लगता है कि आप कितना इस आपकी जो कैंपेन बीजेपी की चल रही है या राजनीतिक जो परिदृश्य में 2014 के चुनाव में, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि नाम तो इसका आम आदमी पार्टी है, तो इसलिए इसका निकनेम बनेगा आ पा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो पार्टी है ये आई और इसने दिल्ली की जनता के सामने थ्रू मीडिया कुछ बातें रखी और उन बातें रखने के कारण जनता ने सोचा कि शायद इस पर भरोसा करना चाहिए। जैसे कभी उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती पर भरोसा किया, मुलायम पर भरोसा किया, कभी उन्होंने और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा किया। तो ऐसे क्षेत्रीय दलों के ऊपर भरोसा करना वहाँ की जनता करती है और इसलिए दिल्ली की जनता ने उस पर भरोसा किया, तो भी दिल्ली की जनता ने उसको सरकार नहीं दी। दिल्ली की जनता ने उसको प्रथम दल भी नहीं बनाया। प्रथम दल उन्होंने बीजेपी को बनाया और सरकार हंग बनी। इसलिए बीजेपी सरकार बनाने में पीछे रही होगी, परंतु प्रथम दल आने में वो
फिर भी सुरक्षित थी और लेकिन प्रथम दल सरकार है। तो नहीं बना पाई ना जी। तो इसलिए किसी की सरकार नहीं हुई तो प्रश्न खड़ा हुआ सरकार बनाओ। तो अनैतिक रूप से सरकार बन सकती थी, नैतिक रूप से सरकार बनने के लिए मार्ग नहीं था, तब तो पुनः चुनाव की तरफ जाना पड़ता। परंतु ऐसे समय के अंदर जो आपा पार्टी थी, इसको समर्थन कांग्रेस ने दिया और उसका परिणाम सामने है कि जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी लड़ी, उन्हीं भ्रष्टाचारी और उनके भ्रष्टाचार की गोद में बैठकर उन्होंने सरकार बनाई। फिर ये उम्मीद करना कि वह भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान देंगे। उन्होंने जब भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची भी दी, जिस शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा और कहा ये उसके भ्रष्टाचार हैं, उसका नाम अभी तक उन्होंने अपनी लिस्ट में नहीं डाला। ये एक रहस्य है, कहीं वही भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तो अपने आप को सेव नहीं कर रहे या उनका चरित्र तो नहीं। आप 2014 में इसको कोई मैं इतना मानता हूं कि रेलेवेंस हर पार्टी के होते हैं, परंतु वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। आखिरकार मायावती एक क्षेत्रीय पार्टी बनी, वो सत्ता में आई और गई, बाकी देश पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। लोगों ने उस समय शोर मचाया था, यही एक मॉडल अब हिंदुस्तान में चलेगा। फिर जब नीतीश आए तो चला कि यही एक मॉडल चलेगा। फिर कोई और बात आई तो आया शिवसेना, बीजेपी आई, अब ये एक नया मॉडल चलेगा। तो परंतु जिनमें देश का दृष्टिकोण ना हो, देश की समस्याओं को समझ नहीं सकते। हाल ही में जिस प्रकार जैसे कश्मीर के बारे में आपा पार्टी का क्या रुख रहा कि कश्मीर का सौदा करना और कश्मीर को स्वायत्तता देना, देश के इंटीग्रेशन के बजाय सौदे का आया। बाटला हाउस पर आया कि कुल मिलाकर कौन सा आया कि जो एक नैतिक ईमानदार अफसर मारा गया, उसकी बजाय एक अपीजमेंट का रास्ता आया, ना कि जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम एक शुद्ध राष्ट्रीयता और मानवता लाएंगे, तो ये नहीं आया। उन्होंने बिजली पानी देने की बात कही, देना तो दूर की बात है, उनको सस्ता करना दूर की बात है, वो महंगी कर दी। नहीं, लेकिन ये इसलिए कहीं ना कहीं उसके ग्लैमर को अगर मीडिया बढ़ाता है तो मीडिया ने विचार करना चाहिए कि कहीं वो गलत तो काम नहीं कर रहा है।